हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पाचन तंत्र जो बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है यह चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायता होती है? तो लार जो होता है, याद रखना है, स्टार्च के पाचन में जो होता है सहायता करता है। अब लार जो होता है, याद रखना है, ये किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलता है, या आपको लिखा हुआ रहेगा लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि से निकलता है या लाल ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है मतलब स्टार्च को पचाने का काम करता है। उसके बाद दिया गया है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखना है, अमाशय द्वारा जो होता है स्रावित होता है, अमाशय द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो लाइपेज के जो है लाइपेज के द्वारा जो है वसा के जब जलीय अपघटन किया जाता है तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो है प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद है, कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो छोटी आंत से जो होता है स्रावित, याद रखना है, सिक्रेटिन होता है। तो याद रखना है जो कौन सा पाचन हार्मोन जो होता है छोटी आंत से स्रावित होता है तो सिक्रेटिन होता है। उसके बाद आगे दिया गया प्रश्न, पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का संचयन जो होता है, याद रखना है, पित्ताशय में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो गाल ब्लैडर बोलते हैं। और पित्त का स्रावन जो होता है, याद रखिएगा, यकृत से होता है। अब पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.8 होता है। तो याद हो गया होगा आप लोग को। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो याद रखना है पित्ताशय में। और पित्त स्रावन या उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से। और पित्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.8 होता है। और पित्त क्या करता है? तो बसीय अम्ल को पायसीकरण कम करने का काम करता है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया भी है, जो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। यह वसा को बसीय अम्ल में तोड़कर पाचन करता है। तो अभी हम तुरंत बोले हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? तो याद रखना है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और खाना का भी जो होता है पूर्ण रूप से पाचन जो होता है छोटी आंत में भी होता है। उसके बाद दिया गया है, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय के भित्ति से जो होता है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। तो याद हो गया होगा आप लोग को जो है अमाशय के भित्ति से जो होता है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इससे ही जो होता है, याद रखना है, HCl अम्ल जो होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, उसका स्रावन होता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है, लाल ग्रंथि टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो लार का जो है टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से। याद रखना है, लार जो होता है ये अम्लीय होता है। तो जो है हल्के अम्लीय माध्यम से जो होता है क्रियाशील होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय के दीवार जो जब पेशीय संकुचन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो कर्माकुंचन कहते हैं। तो याद हो गया होगा, अमाशय के दीवार का जो होता है पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो कर्माकुंचन कहलाता है। याद रखिएगा, अमाशय जो होता है यू आकार का होता है। हम लोग अमाशय के हुई ना
पेट कहते हैं, हिंदी में जो है उसको पेट कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो पाचन तंत्र के जो है किस रस में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पीत रस में होता है, याद रखिएगा। और पीत की हम चर्चा कर चुके हैं पीछे। उसके बाद दिया गया है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे देखिए समझिए, इसमें हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो जो होता है हमारे शरीर में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, और समय समय पर जो है वही टूटकर जो है हमें खाना माने शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद दिया गया है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो याद रखना है अमाशय में जो है भोजन के साथ जो आया हुआ रहता है जीवाणु, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, तो HCl अम्ल करता है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर के किस संरचना में कृत्रिम रूप माने परिशेषिका पाई जाती है, तो याद रखना है बड़ी आंत में जो होता है पाया जाता है। तो याद हो गया होगा, कृमि रूप जो होता है परिशेषिका जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रखता है, तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को भंडारण करने का काम करता है लीवर करता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। देखिए यकृत जो होता है हमारे शरीर का जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, तो ये भी याद हो गया होगा। यकृत जो होता है ये जो है 1 से 1.5 किलो का जो होता है, अब किसी के मतलब शरीर के हिसाब से जो होता है इसका जो होता है आकार होता है या वजन होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन औसतन ये याद रखिएगा जो 1.5 से 2 किलो का होता है। उसके बाद दिया गया है नीचे एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, तो देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं ऊपर, तो स्तनधारी में जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है, तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर निकलता है, तो ध्यान रखिएगा मानव शिशु में सबसे पहले जो होता है दांत के रूप में जो होता है कौन सा दांत निकलता है, तो इंसाइजर निकलता है, याद रखना है। इंसाइजर कहने का मतलब देखते हैं कि जो आगे के जो 4 गो जो दांत निकला हुआ रहता है वही इंसाइजर हुआ। तो दांत जो होता है याद रखना है कैल्शियम एवं फॉस्फेट से बना होता है, और दांत जो होता है हमारे शरीर में जो होता है लगभग जो होता है जीवन भर में 52 गो हो जाता है, जिसमें 20 गो जो होता है टूट जाता है, उसी को 20 गो टूट जाता है, उसी दांत को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है उसको दूध के दांत कहते हैं या मिल्क टूथ कहते हैं, याद हो गया होगा। उसके बाद है प्रश्न, देखिए उसके बाद दिया गया है प्रश्न अग्नाशय मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, नहीं गलती दे दिया गया है, ये अग्नाशय जो होता है मानव शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होता है, तो याद रखना है अग्नाशय जो है मानव शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होता है। उसके बाद दिया गया है पीलिया से कौन सा अंग होता है माने प्रभावित होता है, तो पीलिया से जो होता है यकृत जो होता है प्रभावित होता है, पीलिया में जो होता है क्या होता है, तो शरीर जो होता है हमारे शरीर जो होता है पीला पीला पड़ने लगता है, और यकृत जो होता है भूरा से पीलापन होने लगता है। तो हम लोग जानते हैं जो यकृत का रंग जो होता है क्या होता है, हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा लाल होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न पाचन क्रिया के समय आहारनाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आहारनाल का अंतिम उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है। तो पाचन क्रिया के समय आहारनाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। कॉड मछली के यकृत
तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना है कॉड मछली के तेल यकृत में जो होता है विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। कभी कभी डी भी देता है, तो याद रखना है कि ए ही होता है। यह मानव शरीर के यकृत में भी जो होता है संचित जो होता है विटामिन ए ही रहता है। उसके बाद दिया गया है मम्प्स, गलसुआ, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाए जाने वाला बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन, दर्द होने लगता है। देखिए समझिए, इसमें जो मम्पस जो होता है या गलसुआ या पैरामिक्सो, इसमें जो होता है पैरोटिड ग्रंथि में जो होता है सूजन हो जाता है, जिससे हमें जो है गलसुआ उलसुआ मतलब जो कहने का मतलब गला में जो होता है पैरोटिड ग्रंथि उसका जो है सूजन होने का कारण जो होता है जलन और दर्द होने लगता है। तो किसके कारण? तो याद रखना है मम्पस और गलसुआ या पैरामिक्सो द्वारा। उसके बाद आगे दिया गया है लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग में उपस्थित होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका जो होता है अग्नाशय में उपस्थित होता है। याद रखना है लैंगरहैंस के दीपिका से ही जो होता है एक बीटा कोशिका और अल्फा कोशिका और गामा कोशिका का जो होता है स्रावन होता नहीं, डेल्टा कोशिका का स्रावन होता है, गामा का नहीं होता है, सॉरी। तो इसमें जो होता है बीटा कोशिका से जो होता है इंसुलिन का स्रावन होता है। तो याद रखना है जब इंसुलिन के कमी जब हो जाता है तो डायबिटीज नामक रोग होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो मधुमेह कहते हैं। और इंसुलिन के अधिकता स्रावन होने के कारण जो होता है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये भी याद रखना है। तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग जो रेलवे में 10 बार पूछा गया है, और उसकी अधिकता से जो होता है हाइपरग्लाइसेमिया होता है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का स्रावन होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर के एक अंग होता है जिसका नाम क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये दोनों तरह के मतलब एंजाइम का भी स्रावन करता है और हार्मोन का भी स्रावन करता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो होता है अमाशय में पाया जाता है। तो याद हो गया होगा ये भी, जठर ग्रंथि जो होता है किस अंग में पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है यकृत द्वारा किस प्रोटीन संश्लेषण का व संग्रह या संश्लेषण होता है? तो याद रखना है फाइब्रोनेजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का जो होता है संश्लेषण या संग्रह होता है यकृत में। उसके बाद दिया गया है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो याद रखना है यकृत में जो होता है हिपेरिन नामक पदार्थ जो होता है मानव शरीर में और रक्त को जमने में मतलब जमने से रोकता है। जब कट टूट जाता है तो याद रखना है जब कटता है तो रक्त जो बहता है तो उसको जो है रोकने का काम कौन करता है? तो याद रखना है फाइब्रिनोजेन नामक हार्मोन। ये इसका भी जो स्रावन जो होता है यकृत से होता है। उसके बाद दिया गया है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो याद रखना अगर जो लंबे समय तक कोई उपवास रहता है तो उसको जो है वृक्क पर मतलब जो होता है मतलब प्रभावित होता है। अब वृक्क मतलब किडनी पर जो है उसका जो है प्रभावित हो सकता है। तो याद रखना है लंबे समय तक उपवास भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंगों में संपन्न होता है? तो अभी हम तुरंत चर्चा किए थे पीछे, मानव शरीर में जो होता है अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में जो होता है पाचन होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो याद रखना है अवशोषण के लिए जो होता है मानव शरीर में छोटी आंत होती है।
तो खाना का पूरा जो है अवशोषण करता है छोटी आंत ही करता है। छोटी आंत में ही जो है अंगुली के समान जो होती है रसांगुर पाया जाता है, तो उससे जो है ये सोख लेता है। उसके बाद दिया गया है मानव शिशु जन्म लेने के 6 महीने पश्चात जो होता है दांत निकलना प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, जो दांत निकलना प्रारंभ जो हो जाता है 6 महीने के पश्चात होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला दांत जो निकलता है उसका नाम क्या है? इंसाइजर है। उसके बाद दिया गया है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो याद रखना है, रक्त से जो होता है यूरिया का पृथक किया जाता है किडनी के द्वारा। तो याद हो गया होगा, किडनी जो होता है याद रखिएगा जो सीम आकार के होता है, सेम जो खाने वाला सेम जो होता है ना उसी के आकार का होता है। किडनी जो होता है 2 गो होता है, याद रखना है। तो और इसी में जो होता है किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन होने का कारण क्या है? तो उसमें जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक जो है पदार्थ जम जाता है, तो वही जो है वो जमने के कारण जो है पत्थर की तरह हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं क्या चीज़? जो किडनी स्टोन हो गया है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में जो होता है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंसुलिन में जो होता है जस्ता नामक धातु जो होता है उपस्थित होता है। तो आप लोग को यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो लाएं। और ALP टेक्नीशियन में जो है ये आप लोग को जो है बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं JP आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम और ALP का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है हम लोग साइंस का चैप्टर तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग के एग्ज़ाम है तो इसको ज़रूर रिवीजन एक बार करके जाइए ताकि आप लोग जो है 1-2 नंबर उठा सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है कहाँ अवस्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में। तो नियंत्रण केंद्र जो होता है, उल्टी का केंद्र जो होता है कहाँ अवस्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में। याद रखिएगा, उल्टी जो होता है तो उसका केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। और उल्टी का केंद्र जो है तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो है किस तरफ होता है? तो मस्तिष्क देख रहे हैं, तो मस्तिष्क गर्दन है ना, तो गर्दन के पीछे वाला हिस्सा में जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, माने ऊपर मस्तिष्क में। उसके बाद दिया गया है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो याद रखना है, अनुकंपी तंत्रिका द्वारा जो होता है हृदय की गति बढ़ता है। तो किसके द्वारा बढ़ता है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो प्रेरक कौशल जो होता है, मोटर स्किल्स, ये जो होता है ललाट भाग के द्वारा जो है संबंधित होता है। तो याद रखना है, प्रेरक कौशल जो होता है ललाट भाग से संबंधित होता है। उसके बाद दिया गया है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कहलाता है रोम्बेन सिफलॉन। तो रोम्बेन सिफलॉन। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इसका हिंदी में क्या कहते हैं? तो तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है?
तो कम नींद आने के लिए जो होता है किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है अनिंद्रा माने इंसोमेनिया या स्लीपनेस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इंसोमेनिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो याद रखना है अंतराली केंद्रक जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। उसके बाद दिया गया है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखना है 1.36 किग्रा जो होता है मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है। उसके बाद दिया गया है शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण माने समन्वय कौन करता है? तो याद रखना है मेरुरज्जु जो है शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है सेरिबेलम पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो सेरिबल पाल्सी जो होता है मस्तिष्क से संबंधित विकार है। ये किस में होता है? तो छोटे बच्चे में होता है, याद रखना है। किस में होता है सेरिबल पाल्सी? तो छोटे बच्चे में होता है। उसके बाद दिया गया है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीवाणु में माना जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का विकास जो होता है किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में जो होता है तंत्रिका तंत्र के विकास हुआ है सर्वप्रथम। उसके बाद है मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं का संख्या है। तो मनुष्य में जो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है ये 12 जोड़ी होता है। तो याद रखना है कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है 12 जोड़ी होता है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो जो है महेश वनवाल के है, एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी का ही सभी प्रश्न है। इसमें से ही जो है एग्ज़ाम में जो होता है कोई भी एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितना है उस सब में जो है यही से प्रश्न रहता है, याद रखिएगा। तो उस हम लोग आगे चलते हैं। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मेरी तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? तो 31 जोड़ी जो होती है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में भूख और तृप्ति का जो होता है एक नियंत्रण जो होता है किस भाग द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। उसके बाद दिया गया है डिस्लेक्सिया नामक बीमारी। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी जो होता है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखना है मस्तिष्क से संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो है किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से। याद रखिएगा ये सब जो है प्रश्न जो है आपको जो है एएलपी रेलवे के जितना एग्जाम होता है ना उस समय जो है ये सब पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटबुक पर जो है लिखते जाइएगा ताकि जो है आप लोग के लिए जो है ये हेल्प कर सके। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर के अंग सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर के सभी अंगों की तुलना में जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है मस्तिष्क को सर्वाधिक होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है प्रश्न तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए तंत्रिका ऊतक का जो होता है प्रमुख कार्य जो होता है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। देखिए उत्तेजना को प्राप्त करता है और मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजता है। याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिकाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आवेग भेजना।
याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? तो याद रखना है सर्वप्रथम जो है मार्शल हॉल जो है प्रतिवर्ती क्रिया का जो है खोज किया था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? तो हम लोग एगो वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब जो है आप जो है खड़ा है, अगर जो पीछे से कोई हुआ कर दिया तो वही जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड और न तो मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, चलिए उसके बाद दिया गया है प्रश्न, भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो याद रखना है अनुकंपी तंत्र द्वारा जो होता है भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल के तरंग गति जो होता है दीवार के ग्रंथियों के स्रावन उत्तेजन किस मतलब जो होता है अनुकंपी तंत्र द्वारा होता है। उसके बाद दिया गया है कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। याद रखना है ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है हमारे मानव शरीर में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, जो मनुष्य यही नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो याद रखना है अगर जब वो न समझ पाता है तो जो होता है बुलिमिया रोग से जो होता है पीड़ित होता है। फिर से हम प्रश्न पढ़ देते हैं। याद रखना है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, तो वह जो होता है रोग जो होता है उससे जो पीड़ित होता है रोग, उसका नाम क्या है? बुलिमिया। याद रखिएगा बुलिमिया रोग है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो याद रखना है जैविक घड़ी जो होता है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में जो होता है अवस्थित रहता है। तो याद रखना है जैविक घड़ी को ही इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित रहता है। याद रखना है एपिथैलेमस किन ग्रंथि से निर्मित होता है? तो याद रखना है एपिथैलेमस जो होता है पिनियल ग्रंथि और हैवेन्युला द्वारा जो होता है निर्मित होता है। तो याद रखना है एपिथैलेमस जो होता है पिनियल ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि है और हैवेन्युला द्वारा। याद रखना है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से को प्रभावित करता है? तो याद रखना है मानव शरीर का कौन सा भाग जो होता है अल्जाइमर रोग को प्रभावित तो याद रखना है अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। तो याद हो गया होगा ये भी अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। मांसपेशी के रेशों में आवेग संरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो याद रखना है मांसपेशी के रेशों में आवेग संचरण के लिए जो है किस पदार्थ का आवश्यकता होता है? तो सोडियम का आवश्यकता होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, जिसका नाम याद रखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो याद रखना है मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, जिसका नाम है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। उसके बाद है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग
जो लंबा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को ही हिंदी में कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। याद रखना है, एक्सॉन न्यूरॉन के जो होता है निकला हुआ भाग होता है और वो लंबा भाग होता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो याद रख रहे हैं, मेलिन पदार्थ का जो होता है आवरण होता है। एक्सॉन के चारों ओर जो होता है किस पदार्थ का आवरण होता है? तो मेलिन का होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो याद रखना है, सुई चुभाने पर जो होता है पीड़ा का अनुभव न होगा तो मस्तिष्क में अनुभव नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो याद रखना है, मानव के जन्म के पश्चात जो है उसके बाद जो है आपको तंत्रिका कोशिका में जो होता है मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, चिकित्सा और उपकरण। देखिए हम लोग जो पढ़े ना उससे संबंधित जो होता है वो कुछ चिकित्सा है और उसका जो है उपयोग है। तो याद रखना है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखना है शरीर में असामान्यता के लिए। देखिए शरीर में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है ना, तो सबसे बड़ा जो होता है मतलब टेस्ट होता है जिसका नाम है, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं होता है लेकिन याद रखना है कि माथा का जो होता है वो प्रॉब्लम के लिए जो होता है वो सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटिंग टोमोग्राफी। याद रखिएगा, कंप्यूटिंग टोमोग्राफी स्कैन होता है। तो याद हो गया होगा सीटी स्कैन का फुल फॉर्म। उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो याद रखना है कि हृदय से जितना जो विकार होता है तो उसको जो है जांच करने के लिए जो होता है उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद दिया गया है ऑटो एनालाइजर। याद रखिएगा ऑटो एनालाइजर। तो ऑटो एनालाइजर जो होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए। याद रखना है जैव रासायनिक मतलब एंजाइम के जांच करने के लिए जो होता है ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रण करता है। देखिए हृदय की गति जो होता है हम लोग जानते हैं कि जो 1 मिनट में 72 से 80 बार जो है धड़कता है, तो उसको जो है पेसमेकर जो होता है ये हृदय की गति को नियंत्रण करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, समृद्धि और तर्क का केंद्र होता है? तो याद रखना है वृद्धि, समृद्धि और तर्क का केंद्र जो होता है मानव शरीर के सेरिब्रम होता है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दो तंत्रिका जो है जब मिलता है तो हम उसके कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो याद रखिएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए होंगे आप लोग जो मेरे चैनल पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।